आज हम वन लेग स्क्वाट एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसको पिस्टल स्क्वाट भी बोलते हैं। और जितनी भी लेग्स की एक्सरसाइज होती है, स्पेशली जो आपका ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए, उसमें सबसे इफेक्टिव स्क्वाट के बाद में कोई अगर एक्सरसाइज है तो वो है आपका वन लेग स्क्वाट। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सरसाइज होता है। बिगिनर या कोई इंटरमीडिएट रहेगा वो खुद से सेल्फ बिना किसी सपोर्ट के नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, स्पेशली ग्लूट्स के लिए। और ये स्टेबिलिटी को भी चैलेंज करता है। तो जिसका स्टेबिलिटी वीक है या फिर दोनों लेग का जो डिफरेंस होता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस होता है, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो हम इसका डेमो करेंगे आज कि ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं और कौन से मसल्स के लिए होता है, किस एक्सरसाइज का रिप्लेसमेंट है। ओके, इससे रिलेटेड तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी हम ये वाला स्क्वाट करते हैं, ओके, इसमें हमारा मेन जो मसल्स है वो ग्लूटियल ग्रुप का ग्लूटियस मैक्सिमस है, फिर आपका आगे वाला क्वाड्रिसेप्स के 4 मसल है, और जो हैमस्ट्रिंग के 3 मसल काम करते हैं डोमिनेंटली। ओके, लेकिन इसमें जो स्टेबलाइज करने वाले, बॉडी को स्टेबल करने वाले मसल्स जो हैं, ग्लूटियल ग्रुप के 2 छोटे मसल्स होते हैं जो बॉडी को बैलेंस करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट स्क्वाट में नहीं होता है। और स्क्वाट की ही एक्सरसाइज में, जितने भी लेग की एक्सरसाइज है उसमें स्क्वाट के बाद में जब आप ये वाला करते हैं पिस्टल स्क्वाट, तो इसमें पूरा का पूरा मसल ग्रुप काम करता है, पूरी तरह से एकदम एक्टिवली इंगेज रहता है। इसीलिए जिसका भी स्टेबिलिटी का इम्प्रूवमेंट करना है ज़्यादा, या फिर उनका समझो घर पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेग्स का, और ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं, ज़्यादा वेट नहीं है कि आपको इंटेंसिटी बढ़ाना, तो सबसे अच्छा तरीका है लेग्स वर्कआउट में इंटेंसिटी बढ़ाने का, आप वन लेग स्क्वाट करें, आप पिस्टल स्क्वाट। तो इससे आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वर्कआउट कर सकते हैं स्क्वाट के जैसा ही। तो आज हम ये देखेंगे सपोर्ट के साथ में कैसे करते हैं। पहली चीज ये ध्यान में रखना कि जब भी हम ये वाला कर रहे हैं पिस्टल स्क्वाट या वन लेग स्क्वाट, तो इसमें क्या बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपका आई साइड फिक्स होना चाहिए। ज्यादातर कॉमन मिस्टेक होता है, जो भी लोग सपोर्ट से भी करते हैं, तो उनका कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि सपोर्ट के साथ में जब वो नीचे बैठते हैं तो पूरा का पूरा बॉडी को पीछे ऐसा पीछे कर लेते हैं। तो आपका सेंटर लाइन ये वाला है, तो आपका बॉडी का जो वेट है पूरा का पूरा इस लाइन में जाना चाहिए, ऐसे पीछे की तरफ झूलाना नहीं। अभी देखो यहाँ से मैं अगर इसको छोड़ता हूँ तो पीछे गिर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सपोर्ट रहे नहीं रहे, आपका बॉडी वर्टिकल जाना, पीछे की तरफ ऐसा हैंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इस लाइन में एकदम वर्टिकल ऐसा नीचे बैठेंगे, घुटने को आगे की तरफ पुश करके, आपका सिर्फ हील नहीं उठना चाहिए। ओके, हील उठा तो गड़बड़ है। तो देखिए अब मैं इसमें नीचे जा रहा हूँ, तो धीरे 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 घुटना आगे पुश कर रहा हूँ और मैं नीचे बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरा हील उठा नहीं है, और पूरा आपको नीचे बैठना है, लेकिन मसल रिलैक्स नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी एक्सरसाइज, जैसे मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, तो स्क्वाट में क्या है, ये मेरा फुल बॉटम रेंज है, लेकिन अभी देखो मेरा कॉन्ट्रैक्शन लूज हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, फुल बॉटम में जाना है, लेकिन मसल अंडर कॉन्ट्रैक्शन रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। सेम वैसा ही जब आप पिस्टल स्क्वाट करते हैं या वन लेग स्क्वाट करते हैं, तो उसमें भी ये कंट्रोल बहुत जरूरी है। नीचे जाने के बाद में आपको ऐसा कोलैप्स नहीं करना है, ये कंट्रोल में रहना चाहिए। ओके, तो पहली चीज ध्यान में रखने की, फुल रेंज पूरा बॉटम में जाना है, और बॉडी को पीछे की तरफ ऐसा झूलाना नहीं है, सीधा वर्टिकल नीचे जाना है। और अगर आप सपोर्ट ले रहे हैं, जैसे मैंने TRX बेल्ट से सपोर्ट स्टार्ट किया है, तो इसकी जगह आप कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। चाहे अगर पिलर है पास में, कोई सा पाइप है, पिलर, कोई भी चीज जिसे आप उसके सहारे धीरे धीरे ऐसा नीचे बैठ सकते हैं। और अगर ये रहेगा तो इससे कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं, अगर आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं गार्डन या बीच साइड पे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऐसा ये वाला टेरा बेल्ट लेंगे। ये वाला थोड़ा टाइट होना चाहिए, एकदम लूज वाला नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला। और इसमें क्या होता है, जब भी आप, अब समझो अगर आपने कहीं पे भी इसको ऐसा अटका दिया है, और जब इसका सपोर्ट ले रहे हैं ऐसे, इसका सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये कैसा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ऐसा स्ट्रेच होता है,
तो जब आप बैठेंगे तो इस पे थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बैलेंस ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि ये जब भी आप नीचे बैठे, अभी ये कैसा, ये फर्म है तो इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, तो आपको जजमेंट प्रॉपर आएगा कि हाँ मेरे को बैठना, तो हाथ खोलना है, तो हाथ खोलने के हिसाब से हम कंट्रोल में जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या, ये थोड़ा सा स्ट्रेच भी होता है, तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा इलास्टिसिटी है इसमें, तो थोड़ा खींचेगा तो ऐसा नहीं हो कि आप एकदम कोलैप्स हो, उसके भरोसे अगर आप नीचे जा रहे हो तो कोलैप्स होने का चांसेस है। तो जब भी आप ये वाला कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, या फिर आप पिलर के साथ में, या फिर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सब जिम में मिलता है। और जब भी ये वाला करेंगे तो इसमें कैसा करते हैं वो हम देखते हैं, पहले सपोर्ट के साथ में करेंगे। ओके, तो ये अपना स्टार्टिंग पोजीशन, दोनों पैर के बीच में इतना सा स्टांस जो है आपको मेंटेन करना है, एकदम दोनों पैर पास में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से और ज्यादा स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होता है। तो दोनों पैर के बीच में जितना आप स्क्वाट में रखते हैं उतना ही आपको पैरेलल रखना है, और इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। जब अगर आप सपोर्ट वाला कर रहे हैं तो ज्यादा देखो, ज्यादा दूर, अगर मैं ज्यादा दूर खड़ा हूँ तो ये आपको देखना कि कितना दूर खड़े रहना, यहाँ देखना आपको कि आपका ये पूरा होल्ड होना चाहिए एल्बो। अगर ये पहले से ही खुला हुआ है इतना, देखो मैं जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ ये खुलता जा रहा है, तो जब मैं पूरा बॉटम में बैठता हूँ तो ये मेरे को उधर खींच लेगा, क्योंकि ये रेंज ज्यादा नहीं बचा। यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ से बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो यहीं पे ये मेरा हाथ पूरा ओपन हो गया। अब मैं नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरे को आगे की तरफ खींचेगा। अब मैं नीचे ज्यादा बैठ नहीं सकता। ओके, क्यों? क्योंकि ये लेंथ पूरा हो गया मेरा आर्म्स का। तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज। जब भी आप सपोर्ट के साथ में पिस्टल स्क्वाट कर रहे हैं या फिर वन लेग स्क्वाट, तो आपको इसको होल्ड करके जब आप ऐसे आगे जाइए, देखो अभी ये पूरा हाथ मेरा फोल्ड है, ये मेरे चेस्ट के बाजू में है, इसका मतलब आप सही जगह पे खड़े हैं, ये आपका प्रॉपर स्टांस है और डिस्टेंस के साथ में। ओके, अब यहां से मैं अगर नीचे जाता हूं तो देखिए कैसा, जितना मैं नीचे जाऊं अब फुल बॉटम तक मेरा हाथ का लेंथ जो बराबर, देखो इधर लेंथ फिनिश हो गया और इधर मैं पूरा नीचे बॉटम में बैठ गया हूं। तो इसमें क्या, आप फुल रेंज में नीचे बैठेंगे तब तक ये आपको उठाएगा नहीं तो आपका हील को ऐसा ऊपर करना पड़ेगा, रेंज में कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये चीज भी आपको पूरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि यह पकड़ के कितना लंबाई में इसको पहले से रखना है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखिए, जब भी आप सपोर्ट के साथ कर रहे हैं तो ये वाला जो है मेंटेन करना है। अगर आप पोल को भी पकड़ के कर रहे हैं तो मेक श्योर इतना पास में रहे कि जब आप नीचे जा रहे हैं तो या तो हाथ आपका जो ग्रिप पकड़ा है वो उसके साथ में नीचे ऐसा नीचे जाना चाहिए पैरेलल। अब यहाँ पे कैसा, ग्रिप तो फिक्स है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये लेंथ ही चेक करना पड़ेगा। अगर पोल रहेगा तो पोल में क्या, आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं अपना हाथ को मूव करा सके। तो उस सिचुएशन में आपको, जैसे ये हाथ मेरा इतना खोल के रखा, इतना डिस्टेंस आपको पोल के और आपके बॉडी के बीच में इतना सा डिस्टेंस रखना, ताकि इतना ऐसा पकड़े, समझो अगर ये पोल है ऐसा पकड़ा आपने तो अब इसके सहारे आप नीचे जा सकते। तो अब इसमें क्या, ये लेंथ ऑलरेडी आपने मेंटेन किया, तो इसी हिसाब से ये वाला आपको नीचे भी करना। तो आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे पोल को पकड़ के नीचे गए और फिर ऐसे ऐसे ऊपर आ गए। तो आप पोल से सपोर्ट ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस मेंटेन करना है, इससे सपोर्ट ले रहे हैं तो ये वाला मेंटेन करना है। ओके, या फिर आप थेराबैंड से करना तो भी सेम थिंग। उसमें क्या, थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि, क्योंकि ये आपने लिया है लेकिन जब नीचे बैठने के बाद भी वो और थोड़ा वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ज्यादा खींच रहा, तो उसमें आप थोड़ा सा एक दो बार करके देखेंगे आप कितना और पीछे जा सकते हैं। उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे लेना पड़े, क्योंकि वो उसका लंबाई बढ़ता है। तो ये अपना इसका सपोर्ट के साथ में पिस्टल स्क्वाट हो गया है। अब ब्रीथिंग कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। ये इतना समझो, मैंने ये प्रॉपर डिस्टेंस लिया है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनहेल करेंगे डाउन, then exhale, again inhale down, pull down, up, then exhale, again inhale down, up, exhale। यहाँ पे ब्रीथिंग स्विच करने के लिए आराम से आप टाइम लीजिए, जितना 5 सेकंड 10 सेकंड बाद पूरा प्रॉपर ब्रीथिंग लेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, डिपेंड करता है आपका हार्ट रेट कितना एलिवेटेड है। तो अच्छे से ब्रीथिंग लेके फिर आप रिपीटेशन खत्म करेंगे तो अच्छे से
परफॉर्म होगा। नहीं तो ब्रीदिंग की वजह से कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि आपका श्वास फूल रहा है और आप आधे पे अटक गए हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक को ऐसा न्यूट्रल रखेंगे ताकि आपको ब्रीदिंग लेने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये बेसिक चीज़ है। मेन जो ध्यान रखना है, अभी देखो जैसे मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, तो अगर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो क्या आप पूरा इसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ये पूरा यही हाथ से उतारे। तो लेग से ज़्यादा मसल्स जो आपके है ना, ये आपका लेटिसिमस डोर्सी, बाइसेप, पुलिंग वाला जो करता है बैक का एक्सरसाइज। तो अभी यहाँ पे हमारा टारगेट बैक एक्सरसाइज नहीं, तो आप कोशिश करिए इसे कम से कम सपोर्ट लेने का। ओके, यहाँ से जब आएंगे तो कोशिश ये एकदम हल्का सा बेस बना के रखना है, लेकिन पूरा लेग्स के मसल को यूज करते हुए ऊपर उठना है। ऐसा नहीं कि आप इसके थ्रू आ रहे हैं और फिर वो इफेक्टिव होता है। इससे अच्छा है कि आप दूसरा कोई जो लो इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज कर ले। तो इसका अगर आपको बेनिफिट चाहिए कि अच्छा स्टेबिलिटी और अच्छा ग्लूट्स डेवलप हो, इफेक्टिव एक्सरसाइज, तो आपको इसका कम से कम मिनिमल सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका ऐसा फॉर्म रहता है। सपोर्ट के साथ में अगर समझो आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, आपका स्टेबिलिटी अच्छा है और आप बिना सपोर्ट के कर सकते हैं, तो उसमें क्या चीज़ में आपको ध्यान में रखना है कि समझो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब बैठेंगे तो बॉडी पीछे झूलाना नहीं है, इसमें पीछे की तरफ ज़्यादा पोजीशन, क्योंकि ये आपका बेस ऑफ सपोर्ट है। तो ये जो एरिया है इसके अंदर आपका बॉडी ऐसा फोल्ड होना चाहिए। समझो अगर मैं लेग्स को ऐसे रखा हूँ तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो आपको जजमेंट बिठाना है कि मेरा बॉडी का जो सारा वेट है उस सेंटर में आए। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो सपोर्ट के साथ करेंगे, हाथ को ऐसा रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं आपके ऊपर, या फिर लेग्स को पकड़ के भी रख सकते हैं। ऐसा पकड़ेंगे ये वाला। ओके, अगर पकड़ना नहीं है तो हाथ को ऐसा बैलेंस के लिए रख सकते हैं। ओके, ऐसे कोशिश ये करिए कि आप कुछ भी बिना सपोर्ट के ये वाला एक्सरसाइज करें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। स्क्वाट से भी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है। आपका ग्लूटियल का पूरा जो मसल ग्रुप है उसको इन्वॉल्व करता है, और ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं रहेंगे तो भी आप हाई इंटेंसिटी के साथ में ये कर सकते हैं। तो अगर समझो मैं इसका 5 से 10 रिपीटेशन मार पा रहा हूँ, ओके, मैं कर सकता हूँ 5 से 10 रिपीटेशन, तो फिर आपको यहाँ कैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वो सीखना है। ओके, तो पहले समझो अगर मैंने ये इसका 5 रिपीटेशन किया, ओके, फ्री, कुछ भी सपोर्ट नहीं लिया, ऐसा धीरे से, एकदम कोलैप्स नहीं होना है। ओके, अभी भी देखो मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन में, अब जाके रिलैक्स हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन लूज नहीं हो। तो आप नीचे जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते कंट्रोल के साथ में बैलेंस करना है और वापस ऊपर आना है। तो एक रिपीटेशन मारा, फिर से दूसरा पैर को टच करा दीजिए, प्रॉपर ब्रीदिंग लेंगे 2 बार 3 बार जितना आपको जरूरत है। अच्छा सा डीप इनहेल करेंगे, ब्लॉक करेंगे एयर को, फिर से दूसरा रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, पूरा डीप इनहेल, गो डाउन स्लोली स्लोली एंड देन कम अप फास्ट। आते टाइम आप फास्ट ऊपर आ सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी चीटिंग नहीं है, ग्रेविटी के अगेंस्ट फास्ट मूव कर सकते हैं। तो ऐसा आपका ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए। और समझो अगर आपने ये वाला 5 रिपीटेशन कर दिया तो इसमें कुछ लोग दोनों लेग्स को अल्टरनेट भी करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। समझो अगर आपने एक रिपीटेशन इसका मारा, फिर इसका मारा, फिर इसका मारा, तो समझो 10 रिपीटेशन में अगर मेरे को 10 सेकंड लगता है तो ये इसका 10 सेकंड और इसका 10 सेकंड, टोटल हो गया 20 सेकंड। तो मेरे हार्ट को दोनों मसल को ट्रेन करने के लिए 20 सेकंड तक रेगुलर फंक्शन करना पड़ा। तो वो 20 सेकंड में ये बहुत ही ज्यादा हार्ट रेट ऊपर चला जाएगा। उससे क्या होएगा, हार्ट रेट जितना ऊपर रहेगा उतना परफॉर्मेंस ड्रॉप होएगा, उतना ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसका मैं 10 रिपीटेशन खत्म करता हूँ, फिर रुक जाऊँ। आपको ऐसा ही करना, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज में 2 लिम्ब का यूज कर रहे हैं, दोनों लिम्ब्स साथ में काम, इसको बोलते हैं आइसोलेटरल मूवमेंट। दोनों लिम्ब काम कर रहे हैं लेकिन सेपरेटली, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, और वो सबसे इफेक्टिव होते हैं। तो 3 ऑप्शन इसमें हो गए। एक आपका यूनिलेटरल हो गया, यूनिलेटरल मतलब इसमें एक ही लिम्ब एक बार में काम करता है। ओके, वो यूनिलेटरल हो गया। एक होता है बायलेटरल, जिसमें दोनों लिम्ब काम करते हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड, वो जो ऑब्जेक्ट रहता है मूव करने वाला, वो ऑब्जेक्ट जहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है वो एक यूनिट में रहता है। समझो मैं एक किसी
हेवी वेट को उठा के ऐसे कर रहा हूं, मतलब ये हो गया बायलेटरल, ये पूरा एक यूनिट में दोनों लिम्ब काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वो दिखता नहीं है। दूसरा होता है आइसोलेटरल, समझो ये मैंने जो 10 किलो का ऑब्जेक्ट उठा के मूव कराया, अब यही 10 किलो का डिवाइड हो गया 5 किलो सेपरेट, तो अब मैं दोनों वही यही कर रहा हूँ लेकिन ये सेपरेट। तो इसमें क्या, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिविजुअली मूवमेंट। तो इससे क्या होगा, दोनों स्ट्रांग होंगे। जो गैप रहता है दोनों लिम्स में, एक स्ट्रांग रहता है एक वीक रहता है, ये गैप धीरे धीरे कम होता है, ये सिमेट्रिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है इसमें। सेम ऐसा है जब आप लेग्स का ये स्क्वाट कर रहे हैं यूनिलेटरल ये वाला, तो इसमें क्या हो रहा है, इंडिविजुअल है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में आपको एक सेट मार के, इसका समझो आपने 10 रिपीटेशन कर लिया, 10 रिपीटेशन करने के बाद में अब जब तक आपका ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होता है तब तक आप दूसरा वाला स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा हार्ट समझो जब मैंने स्टार्ट किया तब भी हार्ट रेट जो है एकदम नॉर्मल रहता है। तो इसका 10 रिपीटेशन इंटेंसिटी के साथ में परफॉर्म करते 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 लास्ट रिपीटेशन तक हार्ट रेट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता है, लाइक 130, 140, 150, डिपेंड करता है कि उनका स्टेमिना और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा डेवलप्ड है। ओके, तो इसका हार्ट रेट इतना ऊपर जाने के बाद में लास्ट में आपने 10 रिपीटेशन करके थक गए, अभी क्या करना है, जब तक हार्ट रेट वापस नॉर्मल नहीं आएगा तब तक आपको दूसरा वाला लेग स्टार्ट नहीं करना है। ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि समझो मेरा हार्ट जब इसका मसल, ये मसल को परफॉर्म करवाने के टाइम पे ये एकदम फ्रेश था, अब क्या हो रहा, अब जैसे इसका रिपीटेशन खत्म हुआ लेकिन हार्ट मेरा बहुत थका हुआ है, तो अब मैं तुरंत अगर दूसरा सेट इसका चालू करूंगा तो इसका मसल्स जो है वो तो एकदम रिफ्रेश है, ये 10 रिपीटेशन तक अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेकिन हार्ट उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करेगा। जैसा यहाँ परफॉर्म किया था वैसा यहाँ परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट रेट जो है बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, हार्ट थका हुआ है, पूरा सिस्टम रेस्पिरेटर। तो मैं अगर 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ या 1-1.5-2 मिनट का, तो मेरा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैं अगर इसका परफॉर्म करता हूँ तो इसका परफॉर्मेंस भी वैसा ही रहेगा जैसा इसका परफॉर्मेंस। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि दोनों का एकदम प्रॉपर डेवलपमेंट हो, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में दोनों का ट्रेनिंग हो, तो आपको ये हार्ट रेट वाला जो है थोड़ा सा मेथड यूज करना है। अब इसमें समझो आप फ्री वेट के साथ में भी आपने प्रॉपर कर लिया, अब आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट हाथ में ले सकते हैं, जैसे हम ये डंबल के साथ में कर रहे हैं। तो अभी अपने पास ये 5 किलो का डंबल है एग्जाम्पल के लिए से, तो डंबल या कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ सकते हैं आप, प्लेट पकड़ सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट रहे यहाँ पकड़ने के लिए या जो भी अवेलेबल रहे। तो इसको पकड़ के सेम वाला अपन ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पकड़ के पूरा बॉटम में और पूरा ऊपर। ओके, फिर से ब्रीथिंग स्विच करना है, 2-3 बार ले सकते हैं, ब्रीथिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से इनहेल, गो डाउन, कम अप, देन एक्सहेल। ओके, तो ऐसा पकड़ के सुबह, और इसको दूर नहीं रखना है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, अगर वो वेट के साथ कर रहे हैं तो इसको बहुत ज्यादा दूर पकड़े जब बैठ गया, तो इससे क्या होगा, वेट जो आपका ये लेग पे यहाँ होना चाहिए था, अब ये यहाँ से जैसे मूव हुआ, ये डिस्टेंस हुआ, अभी देखो यहाँ पे मेरे ये शोल्डर वाले ये मसल्स के ऊपर जरा सा भी इस वेट का लोड नहीं है, राइट। तो मैं जो भी वेट डाल रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है, पूरा लेग्स पे जा रहा है। अब आप देखिए इसको यहाँ होल्ड करके देखिए, ये इतना हेवी लग रहा है मेरे को होल्ड करना, अब मैं करता हूँ तो इसका इफेक्ट यहाँ कम होएगा और मेरे आर्म्स पे ज्यादा होएगा। तो मेरा कौन सा मसल अननेसेसरी थक रहा है, आर्म्स वाला मसल, राइट। तो अपने को वो कॉमन मिस्टेक नहीं करना है, वेट को हमेशा पास में पकड़ के रखना है, ताकि आपका जो होल्ड कर रखे हैं जो असिस्टिंग मसल्स है ये अननेसेसरी थके नहीं, और आपका जो टारगेट मसल है उसको ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में काम मिले। ओके, तो ये 1 लेग स्क्वाट और पिस्टल स्क्वाट का एक्सरसाइज है। तो ये कभी करना चाहिए, लेग्स वाले दिन स्क्वाट के बाद में कर सकते हैं, ओके, या फिर स्क्वाट के पहले भी कर सकते हैं। इसका मेन सेट में आपको 3 से 4 सेट लेना है, एक वार्म अप करेंगे सपोर्ट के साथ ऐसे ही, फिर एक बॉडी वेट के साथ में, फिर आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको घुटने का प्रॉब्लम है तो आप कोशिश कीजिए इसको अवॉइड करने का, क्योंकि नी प्रॉब्लम रहेगा तो फिर ये बहुत ज्यादा नी पे भी आता है, आपका क्वाड्रिसेप डोमिनेंट रहता है इसमें। तो अगर आपको नी का इशू है तो प्लीज कोशिश कीजिए
अवॉइड करेगा, ये एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अदरवाइज ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स को ट्रेन करने में, आपके क्वाड्रिसेप को, थाइस को, हैमस्ट्रिंग को। ओके गाइस, तो ये अपना था 1 लेग स्क्वाट या पिस्टल स्क्वाट। एडवांस लेवल पे ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेग्स वाले दिन आपको ऐड करना है, और अगर ये वाला कर रहे हैं और स्क्वाट करें तो उसके बाद में आपको ना लेग प्रेस करने की ज़रूरत है, ना लेग एक्सटेंशन की ज़रूरत है, ना ही थ्रस्ट की ज़रूरत है। बस ये 2 एक्सरसाइज किया ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप डायरेक्ट सीधा हैमस्ट्रिंग का करके लेग कर और काफ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे कि इसका फॉर्म कैसा रहता है, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सपोर्टेड कैसे करना चाहिए, बिना सपोर्ट के कैसे, इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते, तो आज हमने सारा इस वीडियो में कवर किया है। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।